हेलो नमस्कार, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्कृष्ट एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर उत्कृष्ट एकेडमी में आयोजित होने वाला शनिवार का जो टेस्ट प्रैक्टिस पेपर है, इसे हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और हमेशा की तरह हम लोग जो सैटरडे को एकेडमी में प्रैक्टिस पेपर आयोजित किया जाता है, उसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर भी लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी हमारे पिछले जो भी सैटरडे को हम लोग पेपर अपलोड करते हैं प्रैक्टिस पेपर, तो आप लोग उन्हें भी एक बार अवश्य देखिएगा। आगामी जो होने वाली परीक्षाएं हैं उत्तराखंड की, चाहे वो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, एसआई हो, पटवारी हो, इन सभी के लिए दोस्तों ये हमारी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट एकेडमी के द्वारा प्रैक्टिस पेपर बैच भी चलाए जा रहे हैं, जो दोनों माध्यम में यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आप लोग इसे कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो एकेडमी में हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर का जो समय है वो 12 बजे से ये शुरू हो जाते हैं दोस्तों दिन में, और 12 बजे से लगभग 2 बजे तक ये पेपर संचालित होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले दिन इसमें हम लोग जो है सॉल्यूशन वीडियो भी करवाते हैं। और यदि आप लोग जो है ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन भी ये प्रैक्टिस पेपर की सुविधाएं दी है। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और ऐप के माध्यम से आप उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ पर भी हमारे इन टेस्ट पेपरों का लाभ ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज ये जो टेस्ट पेपर है, ये हमारा आज के सैटरडे का टेस्ट पेपर है, और इसका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच इसे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हमेशा की तरह, यदि आपको हमारा पैटर्न मालूम होगा, तो हमारे शुरू में हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं 20 क्वेश्चन, और उसके पश्चात हमारे 21वें प्रश्न के बाद हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो शुरू के 20 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपके बीच सुभाष सर लेकर आएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग करते हैं 21वें प्रश्न से। 21वें प्रश्न के बाद हमारे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं, और इनका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किसके लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं मीडिया के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, शिक्षकों के लिए, या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षकों के लिए। और ये दोस्तों जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ई कंसल्टेशन, ये कोरोना के काल में, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा भी कभी डिटेल में पूछता है तो याद रखिएगा कि कोरोना के काल में जो शिक्षक थे हमारे, लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने अपनी जो है कोरोना काल में सेवाएं दी थी। तो इस दौरान जो कोरोना से जूझ रहे शिक्षक थे, उनके लिए दोस्तों इसमें कभी भी और किसी भी वक्त भी डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। मतलब वो किसी भी वक्त डॉक्टर को जो है अपने लिए डॉक्टर को मतलब डॉक्टर से अपने लिए राय ले सकते हैं, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22वां, कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन में उत्पन्न मानसिक अवसाद समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने कौन सी सेवा प्रदान की है? तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हर घर दवा, संजीवनी टेली सेवा, कोविड संजीवनी सेवा, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा। यानी कि ई के माध्यम से आप लोग जो है इसे ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है इससे निजात पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है एनपी नवानी जी, ऑप्शन बी में है आर.एस. टोलिया, सी अजय रावत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग दोस्तों इस समय वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हमारे कौन है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में अभी हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, वो दोस्तों हमारे अनिल चंद्र पुनेठा जी बने हैं। कौन बने हैं? याद रखिएगा, अनिल चंद्र पुनेठा। और ये जो अनिल चंद्र पुनेठा जी है, ये लोहाघाट के हैं, और जस्ट इससे पहले दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के सचिव थे। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी अगर मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर एनपी नवानी जी पे करूँ, तो एनपी नवानी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग के ये उत्तराखंड के पहले क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं अजय विक्रम जी। तो अजय विक्रम जी ये दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। याद रखिएगा, पहले मुख्य
सचिव। तो ये हमारे पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। और साथ ही साथ एरिस्टोलिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। एरिस्टोलिया से बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो पहली चीज़ आप एरिस्टोलिया के बारे में ये जानेंगे कि ये उत्तराखंड के पहले जो है सूचना आयुक्त थे। क्या थे? यानी कि पहले सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। और ये दोस्तों जो सूचना आयुक्त रहे थे ये लगभग 2005 से 2010 तक सूचना आयुक्त रहे। इसके साथ साथ ये उत्तराखंड के यानी कि तीसरे नंबर के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तीसरे मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। और ये मुख्य सचिव दोस्तों 2003 से 5 तक रह चुके हैं। बाकी और भी बहुत सारे हमारी जो क्या कहते हैं एसटी आयोग उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न देखिए। 24वें प्रश्न में पूछा है कि निम्न में कौन सा मंदिर रुद्रप्रयाग में नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए उफरई देवी का मंदिर, कर्मजीत का मंदिर, लटेश्वर मंदिर या बटुक भैरव का मंदिर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सी में है लटेश्वर का मंदिर, ये बाकी देखो उफरई देवी का मंदिर भी रुद्रप्रयाग में, कर्मजीत का मंदिर रुद्रप्रयाग में, बटुक भैरव का भी और लटेश्वर का जो मंदिर है ये आपको याद रखना है, ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 25वां प्रश्न देखिए। 25वें में पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो भाई अगर आप लोगों का इनका पूरा जन्म याद है तो आप आसानी से इसमें टिक कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन बी में 20 मई को इनकी जो है प्रत्येक वर्ष जयंती मनाई जाती है। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कौसानी में ये जन्मे थे, कौसानी में। तो इसीलिए दोस्तों 20 मई को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इन्हीं के ऊपर 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जी के ऊपर इनके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया है, डाक टिकट। और ये डाक टिकट दोस्तों 500 रुपये का इनके ऊपर जारी किया गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन है। और 26वें क्वेश्चन में पूछा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शापित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या फिर काली नदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका दोस्तों यमुना नदी को शापित नदी के नाम से जाना जाता है। और यमुना नदी को इसके अलावा और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यमुना नदी को जो है ये हो गया दोस्तों गड़बड़, यमुना नदी शापित नदी। ये क्वेश्चन गलत हो गया इसका दोस्तों। यहाँ पर यमुना की जगह आप लोग जो है टॉन्स कर दीजिए, क्योंकि टॉन्स को जो है शापित नदी के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। टॉन्स नदी को जो है शापित नदी के नाम से जाना जाता है। शापित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो टॉन्स नदी को जाना जाता है। बाकी यमुना की अगर हम लोग बात करें तो यमुना अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे यमुना को जो है कालंदी, कालंदीज, सूर्य तनैया, ये बहुत सारे नाम यमुना के हैं। और जो शापित नाम है ये टॉन्स नदी का नाम है। तो इसमें बस आप इसे जो है सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन। हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद सीमा लगाते हैं? तो ऑप्शन में आपसे पूछा है कि 4, 2, 5 या फिर 3। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगर आप लोग दोस्तों उत्तराखंड में इस प्रकार से हरिद्वार की स्थिति देखते हैं, ये वाली यहाँ पर, तो ये हमारा हरिद्वार है, ये नीचे वाला हिस्सा। और यहाँ से यूपी का सबसे पहले इससे जिला लगता है, ये वाला हमारा इधर का सहारनपुर। और फिर इसके बीच में जिला लगता है ये वाला मुजफ्फरनगर। और फिर ये पूरा की पूरा जो जिला है ये बिजनौर। तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 3 जिले हरिद्वार जिले से लगते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन। और 28वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन में आपको दिया है सृष्टि गोस्वामी, वंदना कटारिया, स्नेह राणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन, तो इसका यानी कि वंदना कटारिया राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी जो सृष्टि गोस्वामी है आपने सुना होगा, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का इनको अवसर प्राप्त हुआ था। और जो स्नेह राणा जी हैं, ये स्नेह राणा देहरादून से है और दोस्तों ये क्रिकेटर है पेशे से। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन है। और 29वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में ट्रैक ऑफ द ईयर से संबंधित असंगत है। यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर दिए हैं और आपको छांटना है कि इनमें से गलत कौन सा है। जैसे आप देखिए दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया, बिल्कुल राइट आंसर है।
खलिया टॉप बुग्याल को 2016 में दिया गया है, ये भी बिल्कुल राइट है। ये गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, चांगशिल बुग्याल 2018, चांगशिल बुग्याल को दिया गया था 2017 में, तो ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी देवक्यारा बुग्याल 2019 में, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूँ तो जो दयारा बुग्याल है ये दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जिले में है, और खलिया टॉप हमारा पिथौरागढ़ जिले में है, चांगशिल उत्तरकाशी में है, और देवक्यारा भी उत्तरकाशी में। इसके अलावा दोस्तों आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 2020 का है, अगर कभी और आगे पूछे करंट का, तो 2020 में कुश कल्याण बुग्याल है उत्तरकाशी जिले में, कुश कल्याण। तो ये जो कुश कल्याण बुग्याल है 2020 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और जबकि 2021 और 22 में, 2021 और 22 में ट्रैक ऑफ द ईयर, ये एक और बुग्याल है, नया बुग्याल, भयूड़ी बुग्याल, भयूड़ी, ये डॉ है भयूड़ी बुग्याल, और ये भी दोस्तों उत्तरकाशी में। तो इसको 2021-22 में जो है घोषित किया गया। बाकी आपको याद रखना है जो देवक्यारा बुग्याल है, देवक्यारा बुग्याल से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो देवक्यारा बुग्याल है इससे कौन सी नदी बहती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी रूपिन और सुपिन, जिनसे टॉन्स नदी का जो है मिश्रण होकर बनती है, तो रूपिन और जो सुपिन नदी है, ये दोनों की दोनों नदियाँ दोस्तों हमारी कहाँ से बहती हैं, देवक्यारा बुग्याल से बहती हैं। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास 30वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है 30वें क्वेश्चन में आपसे कि राजपुर नहर का निर्माण कब करवाया गया था, या किसके द्वारा करवाया गया था। तो राजपुर नहर का निर्माण ऑप्शन ए में रानी कर्णावती दे रहा है, अजब कुंवर दे रहा है, या ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। देखिए जो राजपुर नहर है इसका जो संबंध है सबसे पहले दोस्तों वो कर्णावती जी से, रानी कर्णावती, ये पंवार राजवंश की रानी रही, और पृथ्वीपति की जो है संरक्षिका भी रही और माता भी रही, और जो महीपति शाह थे उनकी पत्नी थी दोस्तों, उनकी रानी थी। जबकि अजब कुंवर दोस्तों बाद में कहा जाता है कि इन्होंने बाद में जो है इस नहर का जो है निर्माण करवाया था। तो ये दोनों की दोनों कैरेक्टर जुड़े हैं राजपुर नहर से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में असंगत को छांटना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, जैसे मसूरी सर्वेक्षण विभाग 1832, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, देहरादून सर्वेक्षण विभाग 1866, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और जो सी है देहरादून नगर पालिका, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि देहरादून जो नगर पालिका थी इसकी अंग्रेजों के समय सन 1867 ईस्वी में, यानी कि 1867 में क्या की गई थी, नगर पालिका घोषित की गई थी। और जो दिल्ली से जॉलीग्रांट की जो वायु सेवा है ये 1982 में दोस्तों संचालित हुई थी। मतलब जो जॉलीग्रांट हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ के लिए दिल्ली से जो हमारी वायु सेवा चल रही है ये 1982 से शुरू हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताएं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन आए कि देहरादून क्लब या फिर हिमालयन क्लब, एक आ सकता है देहरादून क्लब, और एक आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हिमालयन क्लब, ये अंग्रेजों के समय बने थे। तो देहरादून क्लब और जो हिमालयन क्लब, इन्हें दोस्तों 1851 में बनाया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी दौरान 1851 में जो चाय बागान है देहरादून का, तो वो भी देहरादून का चाय बागान इस दौरान बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देहरादून में जो रेशम कारखाना है, भाई एक तो नॉर्मली हम लोग जो है इंद्रचंद के समय पढ़ते हैं सबसे पहला, लेकिन अंग्रेजों के समय जो देहरादून का रेशम कारखाना है वो 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई अंग्रेजों के समय की, तो इसे भी आप लोग याद कीजिएगा। बाकी मैं बढ़ने वाला हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32वां क्वेश्चन। देखिए 32वें क्वेश्चन में पूछा है कि भद्राज मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के धामी जी है, पुष्कर सिंह धामी जी, वो यहाँ पर दोस्तों गए थे, और यहाँ का जो मेला लगता है भद्राज मंदिर में, उसी राज्य का मेला भी उन्होंने घोषित किया है। तो भद्राज जो मंदिर है वो किस पर्वत पर स्थित है, नाग पर्वत, विनोक पर्वत, या फिर उत्तुंग पर्वत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा, उत्तुंग पर्वत। काफ़ी ऊंचाई पर एक चोटी है दोस्तों, और उसी चोटी के ऊपर जो है ये खूबसूरत मंदिर भद्राज मंदिर बनाया गया है। और इसी भद्राज मंदिर के साथ में जब आप यहाँ जाना चाहेंगे तो आपको इस रास्ते में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट आपको यहीं पर इस वाली चोटी में इसके साथ में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको जो हमारा माउंट क्वेल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी दोस्तों यहाँ पर जो माउंट पर्वत है, यानी कि माउंट विनोक पर्वत है ये वाला,
तो जो विनोग अभ्यारण्य है वो भी मसूरी का यहीं पर इसी पर्वत के ऊपर है। तो आसपास की सारी चीज़ें और ये उत्तुंग पर्वत है, तो जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि शहंशाही आश्रम किस जनपद में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन में है देहरादून में है, चमोली में है, उत्तरकाशी या फिर इनमें से या फिर टिहरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए देहरादून में। तो जो हमारा शहंशाही आश्रम है ये दोस्तों हमारा देहरादून में है। और आपको याद रखना है कि ये गांधी जी से भी जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी भी शहंशाही आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी आ चुके हैं। और देहरादून में दोस्तों जब आप राजपुर रोड पर जाते हैं तो आपको एक पहाड़ी पर यह शहंशाही आश्रम दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत जगह। तो जरूर दो देहरादून के हैं, आप लोग यहाँ पर जा भी सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 34वां क्वेश्चन है और ये जो है सिंपल सा रटने वाला है कि दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। दिखनौरी प्रथा दोस्तों ये थारू जनजाति में है और एक तरह से ये विवाह से जुड़ी हुई एक इनमें प्रथा है। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन है कि निम्न में असंगत को छांटना था। ये मैंने यहाँ पर दोस्तों जो उत्तराखंड में यानी कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे यहाँ पर कुछ निगम है, तो यहाँ पर मैंने इनको दिया है दोस्तों। इनको जैसे सबसे ऑप्शन ए में देखिए, इनमें से गलत छांटना आप लोगों को। ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हमारा 2002 का है। अगला पूछ रहा है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 2001। नेक्स्ट पूछ रहा है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2001। उत्तराखंड विद्युत नियामक बोर्ड नियामक आयोग 2002। तो इनमें से दोस्तों जो गलत है वो हमारा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2002 का नहीं है और ये हमारा दोस्तों 2004 का है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो पूरी तिथि आप लिख लीजिए, ये 1 जून का है ना, 1 जून 2004। तो उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन 1 जून 2004 का है, बाकी मुख्यालय इसका देहरादून में है। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये 2001 का है, लेकिन दोस्तों ये हमारा कब का है, 12 फरवरी का। तो याद रखिएगा 12 फरवरी, तो 12 फरवरी का। इसका मुख्यालय भी हमारा कहाँ पर है, देहरादून में। तीसरे में पूछ रहा है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2001, बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन पूरी डेट इसकी है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2001 का है और ये भी दोस्तों हमारा कहाँ पर है, देहरादून में। और अगला जो यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ये हमारा बिल्कुल 2002 का है, लेकिन 1 जनवरी 2002 का है। तो इसे भी याद रखिएगा 1 जनवरी 2002। तो ये दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए थे जो आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 36वां क्वेश्चन दिया है और 36वें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन पर्वतारोही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है हरीशचंद्र सिंह रावत, सुमन कुटियाल, चंचल सिंह या फिर राजेंद्र सिंह रावत। तो इनमें से जो एक पर्वतारोही नहीं है तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह रावत, ये दोस्तों पर्वतारोही ना होकर ये क्या है, ये हमारे हॉकी के प्लेयर हैं। तो आपको याद रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉकी के प्लेयर। और अगर इनका संबंध पूछे तो ये हॉकी नैनीताल से है। आपको याद रखना है कि राजेंद्र सिंह जी नैनीताल से संबंधित है, हॉकी के प्लेयर है। और साथ ही साथ जो हमारा 1986 में जो एशियन गेम्स हुए थे, 1986 के एशियन गेम्स, इन एशियन गेम्स में रजत पदक दोस्तों हासिल किया था और उस टीम के हमारे ये राजेंद्र सिंह रावत जी सदस्य थे। यहाँ पर पूछा है सुमन कुटियाल जी, तो सुमन कुटियाल ये पर्वतारोही है और दोस्तों पिथौरागढ़ से जुड़ी हुई है और 1993 में इन्होंने एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे हाई चोटी है उसे फतेह किया। हरीशचंद्र सिंह रावत जी हैं, हरीशचंद्र सिंह रावत ये भी दोस्तों पर्वतारोही है और पिथौरागढ़ जिले से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन्होंने लगातार दोस्तों, मतलब लगातार क्या, इन्होंने 2 बार, एक बार जो है एवरेस्ट फतेह किया है और ये क्या है 1965 में, और इसी दौरान दोस्तों 1965 में एवरेस्ट को फतेह करने के उपलक्ष्य में इन्हें इसी वर्ष पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो 1965 में इनको पद्मश्री भी मिला है। और जो चंचल सिंह जी हैं ये भी हमारी पिथौरागढ़ से हैं और पर्वतारोही है और इन्हें दोस्तों 2 बार जो है एवरेस्ट फतेह करने पर सफलता हासिल की है। तो ये हमारे इस समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 36वां। आगे बढ़ेंगे 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टिहरी का रंजघेवा जो क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों सिंपल सा याद रखना है, ये हमारा जो है फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको सिंपल सा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी मैं बढ़ रहा हूँ आगे 38वें क्वेश्चन की ओर और 38वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1891 में 1891 में किस कमिश्नर के समय कुमाऊं जिले से 2 जिले नैनीताल और अल्मोड़ा जिले बनाए गए थे। तो ऑप्शन में आपको दिया है जो कमिश्नर ईगरी,
कमिश्नर डी.टी. रॉबर्ट, कमिश्नर H.G. रॉस या फिर कमिश्नर G.E. अर्किसन। ये अर्सिकिन लिख दिया, अर्किसन है वैसे ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, G.E. अर्सिकिन या अर्किसन इनको कहा जाता है। अगर थोड़ा सा मैं इनके बारे में बात करूं तो आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कमिश्नर ई ग्री है, अगर मैं कमिश्नर ई ग्री की बात करूँ तो 1888 से 89 तक के रहे, 1888 से 89 ये इनका दोस्तों टाइम पीरियड है ई ग्री का। और अगर मैं ई ग्री के समय की इंपॉर्टेंट बात करूँ तो इनके समय का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो है 1889 का, अर्थात जो लाइसेंस नीति थी दोस्तों, लाइसेंस नीति, इन्होंने उत्तराखंड में लाइसेंस नीति को अनिवार्य कर दिया था। मतलब कि कोई भी अगर अपने पास जो है औजार यानी कि बंदूक वगैरह रखना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, या लाइसेंस होना उसके पास बहुत ज़रूरत है। तो ये एक क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं यानी कि H.G. रॉस, H.G. रॉस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं पहले इनके टाइम पीरियड की बात करूँ तो आपको याद रखना है H.G. रॉस का टाइम पीरियड जो है 1885 से इनका टाइम पीरियड शुरू होता है और 1888 तक इनका टाइम पीरियड जाता है। तो इनके समय सबसे पहले तो एक आपको याद रखना कि 1885 यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। इसके अलावा 1887 में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, यानी कि गढ़वाल राइफल। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल राइफल है, तो गढ़वाल राइफल जो अल्मोड़ा में, वो इन्हीं के समय स्थापित हुई और इसका जो मुख्यालय था यानी कि जो लैंसडाउन में चेंज किया गया था वो भी दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में चेंज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके समय। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन बी में है डी.टी. रॉबर्ट्स, तो डी.टी. रॉबर्ट्स से भी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है। पहली चीज़ तो डी.टी. रॉबर्ट्स से संबंधित आपको याद रखनी है कि इनके शासनकाल में 1894 में यानी कि 1994 में जो पहली वन नीति थी यहाँ पर इनकी, अंग्रेजों की पहली वन नीति, वो इसी के शासनकाल में लागू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसी के शासनकाल में आपको याद रखना कि 1893 में आपने देखा होगा कि 1893 में यानी कि नैनीताल में एक जगह है मुक्तेश्वर, वहाँ पर पशु अनुसंधान संस्थान जो है स्थापित किया गया था और पुणे से दोस्तों यहाँ पर बुलाया गया था। तो वो भी इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में बताई जो आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 39वां क्वेश्चन कि चंद्रबदनी मंदिर को किस ग्रंथ में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यानी कि ऑप्शन बी, स्कंद पुराण। भाई सिंपल सा चीज़ है, जो चंद्रबदनी मंदिर है, कई बार इससे पर्वत पूछ लेता है, तो जो हमारा चंद्रकूट पर्वत है, इसी चंद्रकूट पर्वत पर हमारी क्या है, चंद्रबदनी का मंदिर है और शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये शक्तिपीठ स्थापित करवाई मानी जाती। बाकी अगर कभी पूछे कि चंद्रबदनी में जो माता सती हैं उनकी किस भाग की पूजा होती है, तो उनके बदन की पूजा यहाँ पर की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 40वां क्वेश्चन है भाई, 40वां भी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, कुंड बहुत बार पूछ लेता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मानुषी कुंड कहाँ पर है। यहाँ पर तो फिलहाल हमने मानुषी कुंड पूछा है, लेकिन आपसे अलग अलग प्रकार के कुंड एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आप लोगों की जो रणनीति होनी चाहिए ना, वो एकदम अलग हट के होनी चाहिए। जैसे कुंड आपको याद होने चाहिए, आपको पर्वत याद होने चाहिए, ग्लेशियर याद होने चाहिए, या हमारे ताल है, तालों के अंदर जो चीज़ें वो याद होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा अपनी जो है तैयारी में वेरिएशन ज़रूर लाना है, तभी आप जो है प्रश्न को छू पाएंगे। देखिए, मानुषी कुंड हमारा कहाँ पर है, तो मानुषी कुंड दोस्तों हमारा ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि चमोली जनपद में। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मानुषी कुंड की, तो मानुषी कुंड जो है ये प्रकृति से दोस्तों कैसा है, यानी कि ठंडा कुंड है। भाई इनसे ऐसे बनते हैं कि ठंडा गर्म कुंड। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो चमोली जनपद के कुंड हैं, आप लोग नोट कीजिएगा कि कौन कौन से चमोली जनपद में इंपॉर्टेंट कुंड है। तो हमारा जो सत्यपथ है, सत्यपथ कुंड चमोली जनपद में है। इसके अलावा त्रिकोण कुंड चमोली जिले में है। त्रिकोण कुंड के अलावा उर्वशी कुंड चमोली का है। वैतरणी कुंड ये भी दोस्तों हमारा चमोली जनपद में है। और वैराश, या इसे वैराश कहते हैं, वैराज कुंड, ये भी हमारा चमोली। तो आप लोग नोट कीजिए सारे के सारे, सत्यपथ, त्रिकोण, उर्वशी, वैतरणी, वैराश और मानुषी, ये सारे चमोली में है। इसके अलावा अगर मैं पौड़ी गढ़वाल की बात करूं, तो पौड़ी गढ़वाल में हमारा एक कुंड है और ये कुंड है तारा कुंड। तो तारा कुंड हमेशा याद रखिएगा, एक कुंड जो है ये पौड़ी गढ़वाल में है। टिहरी की अगर हम लोग बात करें, तो टिहरी में हमारे पास काफ़ी कुंड है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कुंड हमारा टिहरी में है।
आपने नाम सुना होगा बेताल कुंड, तो बेताल कुंड भी हमारा टिहरी में है। इसके अलावा भास्कर कुंड भी हमारा दोस्तों टिहरी में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, वशिष्ठ, बेताल, भास्कर, ये सारे के सारे टिहरी में। बाकी यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको हरिद्वार दे रखा है। हरिद्वार में भी अगर हम लोग बात करें तो हरिद्वार में भी कुछ कुंड है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि भीम कुंड या इसको भीमगौड़ा कुंड भी कहते हैं, तो ये हरिद्वार में है। इसके अलावा सती कुंड, भाई जो सती हुई थी माता पार्वती, वो इसी अग्निकुंड में, तो ये सती कुंड भी हरिद्वार में है। और बाकी दिव्य सरोवर, ये तो ताल भी है तो कुंड भी है, दिव्य सरोवर, इसे भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमारे हरिद्वार जिले में स्थित है दोस्तों। बाकी आगे बढ़ेंगे 41वें प्रश्न की ओर। 41वें प्रश्न में पूछा है कि उत्तराखंड में डाक टिकट से संबंधित असंगत है। ऑप्शन देखिए, बुरास 1977, ब्रह्मकमल 1982, चंद्र सिंह गढ़वाली 1988, केदारनाथ 2001। इनमें से गलत हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली 1998। चंद्र सिंह गढ़वाली पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो दोस्तों किया गया था 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1994 को। तो ये याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। बाकी ये बिल्कुल सही है, बुरास आदि पर ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड में डाक टिकट का अगर मैं इतिहास आपको बताऊं, भारत में तो वैसे डाक टिकट का इतिहास 1853-54 हो चुका था, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड में डाक टिकट की बात करूं तो उत्तराखंड में डाक टिकट और पहले से दोस्तों ये प्रणाली शुरू की गई थी, यानी कि 1815 से इस प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। और जो हमारे ट्रेल कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा जो है अल्मोड़ा से श्रीनगर के लिए जो है इस डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, ब्रह्मा कमल भी पूछा है, केदार भी पूछा है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे मोनाल, कि मोनाल पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो आपको याद रखना है 1975 में मोनाल पर डाक टिकट जारी किया गया। और सबसे पहले उत्तराखंड में जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 1954 में हुआ था और FRI पर जारी किया गया था। तो ये चीज़ें दोस्तों याद होनी चाहिए। 42वां क्वेश्चन देखिए, 42वें में पूछा कि निम्न में सही विकल्प नहीं है। तो पर्वत दिए माणा, त्रिशूल, कामेट, पंचाचूली। माणा 72 राइट है, त्रिशूल 71 20 है, कॉमेट्स 77 56 है, गड़बड़ हो जाएगा पंचाचूली। पंचाचूली कितनी है? 6904 मीटर। तो ये बिल्कुल इसका गलत हो जाता है, राइट आंसर इसका ये हो जाता। 43 क्वेश्चन देखिए, 43वें क्वेश्चन में पूछा है कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था। ऑप्शन देखिए 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन सी 1992। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हमारा 1992 हो जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां क्वेश्चन। 44वें में पूछ रहा है कि जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया सितंबर 92 में, सितंबर 93, अक्टूबर 93 या फिर नवंबर 94 में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अक्टूबर 1993 में। बाकी 94 से दोस्तों इसने काम शुरू कर दिया था अपना। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में पूछ रहा है कि उत्तराखंड के चारों धाम किस जिले समूह में स्थित है। ऑप्शन ए में देखिए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली उत्तरकाशी, चमोली टिहरी या फिर चमोली उत्तरकाशी पौड़ी या सभी सम्मिलित हैं। इनमें से दोस्तों सिर्फ ए सही हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि चमोली में हमारा बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है और उत्तरकाशी में हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पंचबद्री भी पूछ सकता है कि पंचबद्री किसमें, तो पंचबद्री हमारे सारे के सारे चमोली में है, जिनमें से दोस्तों हमारा जैसे बद्रीनाथ है, योगदान बद्री है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, वृद्ध बद्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 46वां प्रश्न देखिए, 40वें प्रश्न में पूछ रहा है कि रघुनाथ मंदिर ये किस जनपद में स्थित है। पौड़ी, चमोली, टिहरी या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी यानी कि टिहरी में है। और टिहरी में हमारा रघुनाथ मंदिर है, एकमात्र मंदिर है दोस्तों ये राम का, और जो द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है दोस्तों। तो ये भी आपको खास बात इसकी याद रखनी है। 47 क्वेश्चन देखिए, 47 में पूछ रहा है कि देश का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन में देखिए अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देश का पहला वॉर मेमोरियल ये हमारा दोस्तों देहरादून में स्थापित किया गया है और 2017 में इसको स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 48 क्वेश्चन देखिए, 48वां, कर्णवाशम किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में गंगा है, कोसी है, मालिनी है और खो नदी है। तो कर्णवाशम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मालिनी नदी के तट पर है और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको दे रखा है कोसी नदी, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कोसी, पश्चिमी रामगंगा, इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्थल बने हुए। अगर हम लोग कोसी की बात करें तो कोसी में आपको याद रखना है जो सल्ट है, सल्ट की घटना, ये भी इसी के तट पर है।
इसके अलावा हमारा जो गणनाथ है, गणनाथ कोसी नदी के तट पर है। हमारा जो कटारमल है, कटारमल भी दोस्तों कोसी नदी के तट पर है। इसके अलावा हमारा जो बेताल घाट है, बेताल घाट भी कोसी नदी के साथ में बना हुआ है। और सोमेश्वर हो गया, सोमेश्वर भी यहीं पर है। हवाल बाग हो गया अल्मोड़ा का, हवाल बाग, ये सारे दोस्तों यानी कि कोसी के पास सल्ट, गणनाथ, कटारमल, बेताल घाट, सोमेश्वर, हवाल बाग, इसके अलावा गौरजा देवी आगे चलकर, ये सारी चीज़ें हमारी कोसी नदी में है। बाकी खो नदी दोस्तों, ये कोटद्वार आप सभी लोग जानते हैं, इसी नदी के तट पर है। 49 क्वेश्चन देखिए। 49 में पूछा है कि उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पूर्व मध्य में, पश्चिमी मध्य में, या फिर उत्तर मध्य में, या फिर दक्षिण में? तो अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड की बात करूँ हिमालय में, तो ये हमारा मैप है भारत का, ये वाला। तो ये दोस्तों हमारा उत्तराखंड है यहाँ पर। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे हिमालय जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से गुजरती है यहाँ तक। तो इसे हमने 3 भागों में बांटा है, यानी कि पूर्वी हिमालय जो हमारा पूरा नेपाल तक का, फिर पश्चिमी हिमालय, फिर मध्य हिमालय जो मध्य हिमालय में आ जाता है हमारा नेपाल वाला, और हमारा उत्तराखंड आता है पश्चिमी वाले में, जो पश्चिमी पार्ट है, हिमाचल, नेपाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इस आधार पर पहला ऑप्शन आ जाएगा पश्चिमी। और दूसरा दोस्तों मध्य हिमालय का ज़्यादा हिस्सा गुजरता है, तो मध्य यानी कि पश्चिमी मध्य भाग में हमारा उत्तराखंड स्थित है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। 50वां क्वेश्चन देखिए। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्य तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? मतलब अगर आप जो है उत्तराखंड में, जैसे हमारा ये उत्तराखंड है, अगर आप लोग दक्षिण से ऊपर की बढ़ते जा रहे हो तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है? घटती जाती है ना। तो सामान्यतः जैसे जैसे आप ऊपर हिमालय पर जाओगे तो आपको वर्षा बिल्कुल जीरो अवस्था में देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 51वां क्वेश्चन। राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत की गई। तो जो डोली सेवा योजना है ऑप्शन में दिया है अप्रैल 2011, अप्रैल 2012, अप्रैल 2013, या फिर मई 2008 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोली सेवा का, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अप्रैल 2012 में। और ये जो डोली सेवा है ये दोस्तों हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 52वें क्वेश्चन में पूछा है कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये रटने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, 7 जुलाई 2016 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 53वां क्वेश्चन, और 53वें में पूछ रहा है कि गोल देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि चंद राजवंश से, कत्यूरी राजवंश से, परमार से, या फिर कुणिद राजवंश से। तो गोल देवता का संबंध दोस्तों हमारा ऑप्शन बी कत्यूरी राजवंश से जुड़ा हुआ है। 54 क्वेश्चन देखिए। 54 में पूछ रहा है कि सहस्त्रधारा किन नदी के तट पर स्थित है? सोंग नदी, वाल्दी नदी, गंगा नदी, या फिर विंदाल नदी? ये दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे जो हमारी सोंग नदी आ रही है, इसी सोंग नदी की सहायक नदी है हमारी वाल्दी नदी, और इसी वाल्दी नदी में हमारी विंदला और रिस्पना मिलती है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका है वो वाल्दी नदी है, यानी कि सोंग की सहायक नदी है वाल्दी नदी, और वाल्दी नदी के तट पर हमारा सहस्त्रधारा है। तो ये आपको याद रखना है, और देहरादून जिले में है। अगला देखिए 55वां क्वेश्चन है कि 1897 में हरिद्वार के कुंभ मेले में किसने पाखंड खंडनी पत्रिका फहराई थी? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जीबी पंत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती जी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसमें थोड़ा सा, अगर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँ कि महात्मा गांधी जी उत्तराखंड बहुत बार आए, तो कब कब ये यहाँ पर आए, तो थोड़ा सा एक आप नॉर्मली नोट करते रहिएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी दोस्तों 1915 में इन्होंने उत्तराखंड में आगमन किया था, और ये पहली बार गढ़वाल में आए थे। गढ़वाल में भी दोस्तों ये हरिद्वार में आए थे इस दौरान। फिर इसके बाद फिर से 1916 में गांधी जी ने फिर से गढ़वाल का जो है आगमन किया था, और हरिद्वार में ही आए थे। और इस बार जो स्वामी श्रद्धानंद आश्रम है, स्वामी श्रद्धानंद जी के आश्रम में ये ठहरे भी थे यहाँ पर। फिर 1916 के बाद इन्होंने जो दौरा किया था वो 1929 में किया था, और ये 1929 ये वो तिथि है जब गांधी जी पहली बार दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, है ना। तो कुमाऊं में 1929 में, और इसी दौरान ये मसूरी और देहरादून में भी आए थे। और जो हमारा शहनशाही आश्रम है, इसी समय शहनशाही आश्रम भी आए थे। 1929 के बाद गांधी जी ने फिर से यहाँ पर जो है आगमन किया, और ये आगमन था इनका 1931 में। 1931 में फिर से दोबारा कुमाऊं आए थे, और गांधी जी यानी कि 1946 में आए थे, और इस दौरान दोस्तों मसूरी में गांधी जी आए थे। तो ये गांधी जी से जुड़े मैंने आपको तथ्य बताए जो आपको आने चाहिए। 56वां प्रश्न देखिए। 56वें में पूछ रहा है कि किस चंद शासक ने तिब्बत पर चढ़ाई कर
तकला खाल के किले को भी छीन लिया था? ऑप्शन में है भारती चंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद या फिर कीर्ति चंद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद। नॉर्मली दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो बाज बहादुर चंद है, ये दोस्तों वैसे टाइम पीरियड आपको सबके आने चाहिए, इनके जो भी है, ये महान सारे बड़े राजा है। तो ये 1638 से गद्दी पर बैठा था बाज बहादुर चंद, और पूरे 78 तक, बड़े लंबे समय तक ये गद्दी पर रहा था। और ये जो बाज बहादुर चंद ने जो तिब्बत पर चढ़ाई की थी और तगला जो खाल का जो इनका किला था जीत लिया था, ये घटना है 1670 की दोस्तों। असल में कारण क्या था कि जो मानसरोवर यात्री जाते थे यहाँ उत्तराखंड से, तो मानसरोवर अब भाई तिब्बत में है, चाइना में था, तो तिब्बती लोग क्या करते थे, उनको वहाँ पर लूटते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लिया करते थे। तो इसी वजह से जो है बाज बहादुर चंद ने ये आक्रमण किया था तिब्बत पर। बाकी दोस्तों जो गरुड़ ज्ञानचंद है हमारे, ये 1374 से लेकर 1420 तक गद्दी पर बैठे, 1374 से लेकर 1420 तक। कीर्तिचंद की अगर बात करें तो कीर्तिचंद ये वही शासक है जो अजयपाल के समकालीन रहे, और अगर समकालीन रहे तो जाहिर सी बात है 1488 से ये 1503 तक गद्दी पर रहे। और जो भारती चंद है, इनका टाइम पीरियड आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। भारती चंद जो है ये गद्दी पर रहे थे 1437 से रहे थे, 1437 से 50 तक। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में भी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 57वां क्वेश्चन है। 57 में पूछ रहा है कि गब्बर सिंह नेगी का संबंध है। तो ऑप्शन में देखो, अर्जुन अवार्ड से, परमवीर चक्र से, विक्टोरिया क्रॉस से, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे जो गब्बर सिंह नेगी जी हैं, इनका संबंध हमारा किससे है दोस्तों? गब्बर सिंह का संबंध है ऑप्शन सी, विक्टोरिया क्रॉस से। भाई उत्तराखंड में 2 जनों को जो है ये सम्मान मिला है, एक हमारे गब्बर सिंह है और दूसरे दरबान सिंह नेगी जी है ना। बाकी दोस्तों जो परमवीर चक्र है, हालांकि उत्तराखंड के तो किसी भी शख्स को नहीं मिला है, लेकिन उत्तराखंड जो कुमाऊं रेजिमेंट है, वहाँ से 2 शख्सों को ये मिल चुका है। कुमाऊं रेजिमेंट में एक तो हिमाचल प्रदेश के सोमनाथ शर्मा थे, उनको सोमनाथ शर्मा को 1947 में मिल चुका है। और दूसरे दोस्तों मेजर जो शैतान सिंह थे, इन्हें 1962 में जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, तो शैतान सिंह को भी मिला है। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों उत्तराखंड से तो नहीं थे, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट से थे, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो वंदना कटारिया को 2021 का अर्जुन अवार्ड उत्तराखंड में अभी दिया गया है। 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कर शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा आरोपित नहीं है? व्यापार कर, बिल्कुल राज्य सरकार लगाता। आयकर भी दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आयकर जो है ये सेंटर का कर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आयकर इनमें से गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन देखो, किसने मौलाराम के चित्रों के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि मौलाराम पहाड़ी चित्रकला के आदर्श चित्रकार है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जेसी फ्रेच है ना, इन्होंने इनके बारे में ये बातें कही थी। बाकी अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ पी बैरन के बारे में, तो पी बैरन दोस्तों ये वही शख्स है जिन्होंने यहाँ पर जो है नैनीताल को बसाया था, और नैनीताल को बसाने के साथ साथ इन्होंने दोस्तों नैनीताल को जो नूर सिंह ठोकतार से उनसे ख़रीदा था। तो ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी। बाकी अगर कभी इनका पेशा पहले का पूछे कि पी बैरन पहले क्या थे, तो पी बैरन असल में दोस्तों 1839 के आसपास जो है, जो शाहजहाँपुर यूपी में जगह पड़ती है, वहाँ पर ये चीनी के व्यापारी हुआ करते थे, है ना। तो बाद में ये नैनीताल आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 60वां, और उत्तराखंड का हमारे ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। किस पमार राजा ने रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी है, महीपति शाह। और अगर मैं महीपति शाह के टाइम पीरियड की बात करूं, तो महीपति शाह हमारे दोस्तों 1631 से 34 तक गद्दी पर रहे। मानशाह की बात की जाए तो मानशाह 1591 से 1611 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। श्यामशाह की बात की जाए तो श्यामशाह हमारे 1611 से ये रहे थे 31 तक गद्दी पर रहे, 1611 1631। और अजयपाल आप सभी को बताया 1490 से 1519 तक गद्दी पर रहे। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं सामान्य अध्ययन के जो हमारे 40 प्रश्न हैं इनमें से आगे बढ़ने वाला हूँ। इनमें 61वां क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी का आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गजनबी ने लगातार 17 बार आक्रमण किए थे, और ये आक्रमण था इनका दोस्तों 16वां आक्रमण। और 16वां आक्रमण इन्होंने किया था यानी कि 1025 में 16वां आक्रमण था, और लास्ट आक्रमण इन्होंने 27 में किया था, वो खोखरों के विरुद्ध था, इनका आखिरी आक्रमण है ना। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 62वां दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, या लाख बख्श इसको बोलते हैं, या कुरान ख्या इसको बोलते हैं, मतलब बहुत सुरीली आवाज में कुरान ये गाते थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी बलबन यहाँ पर दिया है, कई बार बलबन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बलबन का ऐसे पूछ लेता है कि बहाउद्दीन किसका नाम था, बहाउद्दीन, तो बहाउद्दीन दोस्तों बलबन का नाम था। इल्तुतमिश का भी पूछ लेता है, तो इल्तुतमिश किससे पूछता है कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश का नाम था। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो आपको सभी को पता है, जूना खां, तो जूना खां दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ये आपको मालूम होना चाहिए। 63वां क्वेश्चन देखो, उसकी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पर मिलती है, महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर है ये बौद्ध ग्रंथ है, ये अंगुत्तर निकाय, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64वां क्वेश्चन, और 64वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम नगर बसाया था। ऑप्शन देखिए, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, या फिर नंदी वर्मन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि नरसिंह वर्मन सेकंड। ये जो नरसिंह वर्मन सेकंड है ये दोस्तों पल्लव राजवंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और इसी नरसिंह वर्मन के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना है, इसी ने जो चालुक्य राजवंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, बहुत ही महान शासक रहा पुलकेशिन द्वितीय, तो इस पुलकेशिन सेकंड को भी इसी ने पराजित किया था, और बल्कि इसको युद्ध में मार भी दिया था। और बाद में मारने के पश्चात इसकी पीठ पर दोस्तों विजय शब्द उत्कीर्ण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। अगला है 65वां क्वेश्चन देखिए, 65वें में पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था, ये तुर्क था, मंगोल था, तुर्क अफगान था, या फिर ये अरबी था। तो भाई ये था अरबी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था यानी कि 712 ईस्वी में, ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाले भी कौन थे, यानी कि अरब लोग थे। ये जो इधर हमारा अरब क्षेत्र आता है ना, ये इधर तुर्की वाला जो आता है, इन्होंने दोस्तों बाद में किया। तुर्कियों में हमारे पास कौन आते हैं, जैसे मोहम्मद गौरी था, या फिर जो मोहम्मद गजनवी था, ये तुर्की लोग थे, और जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अरबी था। तो ये याद रखना। 66वां क्वेश्चन है कि कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जो हमारा वैदिक ग्रंथ है उनमें कौशय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कौशय शब्द यहाँ पर दोस्तों रेशम के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी अगर मैं कपास की बात करूँ तो कपास का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन कपास के लिए ऊन का शब्द किया गया है वैदिक ग्रंथों में। और यहाँ पर हमारे पास गेहूँ लिखा है, तो गेहूँ के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन गेहूँ के लिए कहा गया है गोधूमा। क्या कहा गया, गोधूमा, गोधूमा। बाकी कई बार जौ पूछ लेता, आपने देखा होगा कि जौ को वैदिक साहित्य में क्या गया, तो जौ को दोस्तों यव कहा गया, जौ को यव। चावल पूछ लेता है, जो चावल को कहा गया है व्रीहि, व्रीहि दोस्तों चावल को बोला जाता है। तो ये चीज़ें याद कर लेना, आ जाती है एग्जाम में। 67वां क्वेश्चन देखिए कि नासा का अंतरिक्षयान कैसिन किस ग्रह के मिशन पर गया था। तो बृहस्पति, मंगल, शनि, या फिर शुक्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा यानी कि शनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 में पूछा है कि किर्गिज जनजाति निम्न में से किस के निवासी है, मतलब ये कहाँ के निवासी है, कांगो बेसिन, कालाहारी, आर्कटिक मरुस्थल, या फिर मध्य एशिया के। तो आप सभी लोग जानते हैं जो किर्गिज है ये मध्य एशिया की है। बाकी दोस्तों जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल में आप सभी को पता है क्वेश्चन आता है कि बुशमैन, ये जो बुशमैन जनजाति है ये दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कांगो बेसिन की अगर मैं बात करूँ तो कांगो बेसिन में हमारी जो पिग्मी जनजाति है ये वहाँ पर स्पेशली निवास करती हैं। 69वां क्वेश्चन देखो कि निम्न में पवनों से संबंधित असंगत है, जैसे सीमुक ये सहारा में बहती है, खमसिन मिस्र में, सीरा को सारा रेगिस्तान, और फाहन यूरोप। इनमें से दोस्तों गलत हो जाएगा सीरा को सारा रेगिस्तान में नहीं, बल्कि ये बहती है हमारी इटली में बहती है। तो ये आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 70वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी जलधारा गर्म नहीं है। ऑप्शन में देखिए क्यूरोशियो, ओयोशियो, अलास्का, या फिर ब्राज़ील की। तो इनमें से दोस्तों जो ओयोशियो की जलधारा दोस्तों ये ठंडी है, बाकी क्यूरोशियो गर्म जलधारा है, ये हमारी ऊपर से आती है अलास्का के क्षेत्र से, बेरिंग सागर से आती है। अलास्का की भी गर्म जलधारा नीचे को आती है, और ये भी हमारी गर्म जलधारा है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड और कुछ जीएस के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए। बाकी आगे के जो प्रश्न हैं उनके बीच यानी कि हिंदी का सॉल्यूशन और जो बचे हुए जीएस के वो सुभाष सर आपके बीच लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। महान सीमा भ्रंश किन दो राज्यों के बीच में है। दोस्तों बहुत ही यूनिक प्रश्न है, इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF।
ये किन दो राज्यों के बीच में है ये आपको बताना है। गुजरात राजस्थान, हिमाचल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, हमारा है सही आंसर इसका गुजरात और राजस्थान, इन दो राज्यों के बीच में दोस्तों ये पड़ता है। और बाकी कुछ फॉल्ट आपने सुने होंगे, जैसे दोस्तों MCT सुना होगा आपने, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये दोस्तों पड़ता है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। यदि आपको बृहद और मध्य हिमालय के बीच के पूछा जाए तो दोस्तों तब उसका आंसर होगा MCT। यदि आपको पूछा जाए मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, मध्य और शिवालिक के बीच में, तब दोस्तों आपका आंसर होगा MBT, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। और यदि आपको पूछा जाए दोस्तों कौन सा लास्ट में शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में, तब उसका दोस्तों आंसर होगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। तो आपको याद रखना है जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो गुजरात और राजस्थान के बीच में है। यदि आपको आंसर आएगा दोस्तों बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, तो तब उसका आंसर होगा MCT। और यदि आपको दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा है, तब उसको दोस्तों आंसर होगा आपका MBT। और यदि आपको आएगा शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में कौन सा फॉल्ट है, तब आपका आंसर होगा HFF या हिमालयन फ्रंट फॉल। अगला क्वेश्चन देखिए फॉल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72वां क्वेश्चन। भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान किसने की है? तो भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान दोस्तों की है इन्होंने C काल्डर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 73वां क्वेश्चन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना कहलाता है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को या पुरानी दोस्तों कोई सीरीज है उसकी करेंसी को प्रचलन से बाहर कर देती है और उसके स्थान पर नई मुद्रा चलाती है, उसे दोस्तों कहा जाता है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अवमूल्यन का मतलब दोस्तों होता है जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में कमी करना, और मुद्रा संकुचन का मतलब है दोस्तों मार्केट से मुद्रा को कम करना, उसको सोखना, उसको दोस्तों मुद्रा संकुचन कहा जाता है। अवमूल्यन का मतलब है मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर उसके घटोत्तरी करना या उसमें ह्रास करना, उसे अवमूल्यन कहा जाता है। और नई मुद्रा को चलाना पुरानी मुद्रा के स्थान पर या पुरानी किसी करेंसी के स्थान पर, पुरानी करेंसी सीरीज के स्थान पर दोस्तों से कहा जाता है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। अगला देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे कहा जाता है। तो ऐसी फॉरेन करेंसी आपको बतानी है जो शीघ्र पलायन कर जाती है, तो उसे दोस्तों कहा जाता है गर्म मुद्रा या हॉट मनी। हॉट मनी या गर्म मुद्रा उसे कहा जाता है जो शीघ्र ही बाजार से या शेयर मार्केट से, पूंजी बाजार से भाग जाने की प्रवृत्ति रखती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। सुलभ मुद्रा का मतलब है जहां पर दोस्तों मांग की अपेक्षा आपूर्ति ज़्यादा हो, डिमांड कम हो लेकिन सप्लाई कम हो और मुद्रा आपको आसानी से उपलब्ध हो, उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा को दोस्तों कहा जाता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी भी दोस्तों एक बार पूछा गया है। हार्ड करेंसी का मतलब है जब किसी मुद्रा की मांग ज़्यादा हो और उसकी आपूर्ति सप्लाई कम हो। जैसे आप US डॉलर की बात करते हैं, USD की बात करते हैं, तो USD की दोस्तों मांग ज़्यादा है लेकिन इसकी सप्लाई कम है। इसी कारण से दोस्तों इसकी जो वैल्यू है इस पूरे विश्व में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गर्म मुद्रा या हॉट मनी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक विकास की बेहतर माप है? आर्थिक विकास की बेहतर माप दोस्तों है हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। इसको PCI भी कहा जाता है शॉर्ट में। और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए दोस्तों हमें करना होता है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का या पॉपुलेशन का भाग देना होता है। तो जितना भी आंसर आता है दोस्तों उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी राष्ट्रीय आय अपॉन किसी देश की कुल जनसंख्या के बराबर जितनी दोस्तों वैल्यू आएगी उसे कहा जाएगा प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। और ये आर्थिक विकास की दोस्तों सबसे बेहतर माप मानी जाती है। नेटो की स्थापना कब हुई? NATO दोस्तों इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना दोस्तों हुई थी 1949 में। ऑप्शन बी इसका सही है। और इसमें दोस्तों जो वर्तमान मेंबर की संख्या है, वर्तमान मेंबर आपको याद रखने हैं 30 सदस्य हैं। और यदि हेडक्वार्टर की बात आएगी दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पर दोस्तों नाटो का हेडक्वार्टर पड़ता है। और 30 मेंबर हैं और स्थापना हुई थी 1949 में। और फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो। अगला देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू ग्रोथ रेट दोस्तों से कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है? आपको लग रहा होगा कि जनसंख्या से है, लेकिन जनसंख्या इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम।
हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध है राष्ट्रीय आय से। और ये टर्म दोस्तों, ये जो शब्द दिया था, ये प्रोफेसर श्रीराज कृष्ण, एक अर्थशास्त्री थे श्रीराज कृष्ण, उन्होंने दोस्तों ये टर्म गढ़ा था। और ये उस संदर्भ में था दोस्तों जब 1991 से पहले, आपको पता होगा, भारत में उदारीकरण, निजीकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। उससे पहले जो हमारी राष्ट्रीय विकास की जो दर थी, जो ग्रोथ रेट था दोस्तों, वो हिंदू ग्रोथ यानी हिंदुओं की ग्रोथ रेट के बराबर था। तो इसी पर दोस्तों एक प्रकार का तंज कसते हुए उन्होंने जो आर्थिक विकास की दर है, राष्ट्रीय आय की दर है, उसको दोस्तों हिंदू ग्रोथ रेट से संबोधित किया। अगला देखिए 78, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, 1960 के दशक से कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों महान क्रांति आने शुरू हुई। अगला देखिए 79, रो और कॉलम से निर्मित भाग को कहा जाता है। रो और कॉलम से निर्मित भाग दोस्तों देखिए, बग, ब्राउजर, सेल या डेटाबेस। दोस्तों रो और कॉलम यानी दोस्तों ये देखिए, जैसे ये रो है और यहाँ पर दोस्तों एक कॉलम आ गए हैं इस प्रकार से। तो जो ये चीज़ें बनेंगी, जो यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे आयताकार या वर्गाकार जैसी आकृति जो आपको दिख रही होगी दोस्तों, इन्हें कहा जाता है सेल। ये सेल हैं, इनका प्रयोग दोस्तों एक्सेल में आप लोगों ने किया होगा, MS एक्सेल में। तो उनको रो और कॉलम से बनने वाली आकृति दोस्तों सेल कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 80 देखिए, परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैरेलल मशीन। अगला देखिए, किस प्रकार के कंप्यूटर में उच्च गति और सटीकता होती है? तो दोस्तों सबसे उच्च गति वाले और सटीकता वाले दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों आपको पता होगा 1969 से इनका प्रचलन आया और पहला जो पुरस्कार था वो देविका रानी को दिया गया। किसको दिया गया था? देविका रानी, रोरिक भी कहा जाता है। देविका रानी को पहला पुरस्कार दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बारे में दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि ये भारत में फिल्म क्षेत्र में यानी सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के अंदर दोस्तों जब ये पुरस्कार मिलता है तो एक स्वर्ण कमल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, शॉल मिलता है और 10 लाख रुपए की दोस्तों जो हमारी धनराशि है वो विजेता को दी जाती है। और ये मिलता क्यों है? सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है तो मिलता इसलिए है क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति ने या जिस कलाकार ने बॉलीवुड के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में दोस्तों असाधारण काम किया हो, बहुत बड़ा योगदान दिया हो सिनेमा के विकास में, तो उसे दोस्तों दादा साहेब फाल्के से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और दादा साहेब फाल्के के बारे में आपको पता होगा, इनका पूरा नाम दोस्तों गोविंद ढुंढीराज फाल्के था और ये भारतीय सिनेमा के दोस्तों पितामह भी कहे जाते हैं। जो भारत की पहली मूक फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, उसका निर्माण भी दोस्तों इन्होंने किया था, दादा साहेब फाल्के ने 1913 ईस्वी में। अगला देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। और यदि राज्यपाल की पूछी जाए तो राज्यपाल की दोस्तों 161 होगी। तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की और राष्ट्रपति की दोस्तों अनुच्छेद 72 में। अगला देखिए, कौन सा असंगठित है आपको बताना है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यपाल को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ के आगे दोस्तों आप लोग प्रशासक लिख लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रशासक। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रकार के यूटी में वहाँ के दोस्तों जो हेड होते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है। जैसे बात करते हैं चंडीगढ़ के दोस्तों जो राज्यपाल हैं उसको प्रशासक कहा जाता है। दिल्ली के जो हेड हैं कार्यपालिका के दोस्तों उसे उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है या LG कहा जाता है। लक्षद्वीप के दोस्तों जो हैं हेड हैं उनको प्रशासक कहा जाता है। और दादर नागर हवेली दोस्तों जो ये है इसे कहा जाता है दोस्तों, उपराज्यपाल नहीं कहा जाता बल्कि इसे प्रशासक कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। तो हमारा दोस्तों असुमिलित विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ये चंडीगढ़ के आगे दोस्तों आप लोग प्रशासक कर लेना। चंडीगढ़ में प्रशासक, दिल्ली में उपराज्यपाल, लक्षद्वीप में प्रशासक और दादर नागर हवेली में भी दोस्तों उसे प्रशासक ही कहा जाता है। और हम 8 यूटी वर्तमान में हैं और इन 8 यूटी में दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और दिल्ली के जो हेड हैं दोस्तों उनको कहा जाता है उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दादर नागर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के दोस्तों जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है प्रशासक। और ये नाम दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें दिए जाते हैं। अगला देखिए 85वां क्वेश्चन, हाल ही में जल प्रबंधन के क्षेत्र में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? विकल्प आपके सामने है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दोस्तों विकल्प क्या क्या है? कर्नाटक और गोवा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या है? सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश को दिया गया है जल प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार। अगला देखिए
बोनालू तथा बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? बोनालू उत्सव दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काली की, महाकाली की पूजा की जाती है। और बथुकम्मा आपने सुना होगा दोस्तों, ये फूलों से संबंधित, ये फूल का दोस्तों बहुत प्रयोग किया जाता है इस त्यौहार में, इस महोत्सव में। तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं ये आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है तेलंगाना, ऑप्शन सी। तेलंगाना में होते हैं बोनालू और बथुकम्मा। बोनालू दोस्तों संबंधित है महाकाली से, और बथुकम्मा एक प्रकार के दोस्तों फूल को समर्पित या फूल का बहुत प्रयोग होता है, पुष्प प्रकार का दोस्तों एक महोत्सव आप बोल सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। 88 देखिए हाल ही की घटना है, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा वाराणसी, और वाराणसी में दोस्तों एक जगह है, उसका नाम है रुद्राक्ष। आपने इसके बारे में सुना होगा। रुद्राक्ष दोस्तों एक प्रकार का कन्वेंशन सेंटर है, एक जगह है, इसको शिवलिंग की आकृति पर बनाया गया है। इसको आप लोग दोस्तों नेट में ढूंढ सकते हैं। एक रुद्राक्ष एक प्रकार का हॉल है या कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर चीज़ें सम्मेलन किए जाते हैं, आयोजन होता है, विचार विमर्श होता है, और इसको दोस्तों बनाया गया है शिवलिंग की आकृति पर। तो रुद्राक्ष वहाँ पर जगह में दोस्तों ये शिक्षा समागम वाराणसी में उद्घाटित किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है कस्तूरी रंगन समिति, और ये समिति दोस्तों 2000, ये जो हमारी शिक्षा नीति है ये 2020 में दोस्तों जारी की गई। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 में जारी की गई है, और ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर दोस्तों लागू की गई। अगला देखिए, मोहाली दोस्तों, ये मोहाली है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन ए। ये भी दोस्तों बड़े हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। 91 देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा आएगा कौन सा? इसका आएगा हमारा विक्रम, ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही उत्तर है। अगला देखिए, यदि बी का संबंध इस प्रकार से हो तो ई को कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन ए 125। 8 जिस प्रकार से 128 से संबंधित है, तो 6 का संबंध उसी प्रकार से किस से है? तो ऑप्शन बी दोस्तों 72 इसका सही उत्तर है। इनको आप लोग दोस्तों पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ रहा है हमारा ऑप्शन बी मंगलवार। दी की श्रृंखला में कौन सा गलत है? तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन जो सी है 98, 98 ये गलत है। और विकल्पों में से विषम विकल्प चुनना था, तो विषम विकल्प दोस्तों हमारा है कौन सा? ऑप्शन डी 5। अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात दोस्तों इतना है, तो इस प्रकार से आयु कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ रहा है 15 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 98, केले और नारियल की पेड़ की दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आम, केला, और क्या क्या है विकल्प में? आम, केला, नारियल और खजूर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा रोक के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा आ रहा है ऑप्शन डी, खजूर। खजूर इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन सी 54। और 100वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी ए, और वो अधिवेशन था दोस्तों बेलगांव का अधिवेशन, और बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, आपको पता होगा। और ये इसका सन था दोस्तों 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ था, वहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये दोस्तों पहली और अंतिम बार था। तो अब चलते हैं दोस्तों, ये हो गया अब हमारा जीएस पूरा। अब चलते हैं दोस्तों अपने हिंदी वाले पोर्शन में। तो पहला प्रश्न देखिए, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ पर दोस्तों आपको अलंकार बताना था। अब यदि इसके अर्थ की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है कि सी का मतलब है सीता, अंग आपको पता है अंग, कोमल का मतलब है कोमल है, कनक मतलब सोना, और कठोर मतलब है हार्ड। यानी यहाँ पर बात ये हुई है कि जो सीता के अंग हैं, जो सीता के अंग हैं वो किससे कोमल हैं? सीता के अंग दोस्तों जो स्वर्ण है, जो सोना है, उससे अधिक कोमल हैं। यानी जो कठोर, जो सोना है वो सीता के अंगों से ज़्यादा कठोर है। इस प्रकार की बात दोस्तों यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सीता के अंग हैं वो हैं उपमेय।
जिसकी तुलना की जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है उपमेय, और जिससे तुलना होती है उसे कहा जाता है उपमान। तो यहाँ पर जो स्वर्ण है, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण हमारा है उपमान, स्वर्ण क्या है, उपमान, और सीता के अंग हैं उपमेय। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, देखिए किसको बेहतर बताया गया है। तो यहाँ पर बेहतर बताया गया है दोस्तों सीता के अंगों को या उपमेय को, सीता के अंगों को या उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है किसकी तुलना में, उपमान की तुलना में। उपमान क्या है, यहाँ पर स्वर्ण है। तो इस प्रकार के दोस्तों अलंकार को कहा जाता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में दोस्तों जो उपमेय है, उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ बताया जाता है, और उपमेय को दोस्तों उसकी तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है, और उपमान को दोस्तों हीन बताया जाता है। तो इस प्रकार का अलंकार है दोस्तों व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा, गंगेश्वर्य में संधि है। गंगेश्वर्य में दोस्तों संधि कौन सी होगी? यदि इसका आप विच्छेद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये टूटेगा किस प्रकार से, ये टूट जाएगा गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, संधि में क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ संधि में क्या होता है, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण आपस में दोनों दोस्तों जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण दोस्तों निकलेगा आ, और यहाँ से आएगा ऐ। तो आ धन ऐ बराबर दोस्तों होता है ऐ, और ऐ की मात्रा दोस्तों ग के ऊपर चढ़ जाएगी तो बनेगा गंगेश्वर्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इसका उत्तर दोस्तों सही है। और वृद्धि संधि की पहचान होती है ऐ और औ, ऐ और औ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन डी, वृद्धि संधि। तीसरा देखिए, करवाल का समानार्थी शब्द है या करवाल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी, तलवार। तलवार का समानार्थी शब्द है करवाल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरबी शब्द है? दुनिया अरबी शब्द है, तारीख भी अरबी शब्द है दोस्तों, कानून भी अरबी शब्द है। कहीं कहीं पर ये उर्दू लिखा हुआ है। यदि दोस्तों आपको ये सही मिलता है, कहीं पर अरबी मिलता है, तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये अरबी शब्द ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो तीनों ही शब्द दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं, कानून, दुनिया और तारीख। अगला देखिए, नवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों हमारा हुआ था कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग दोस्तों पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, और इसका ईयर था दक्षिण साउथ अफ्रीका में, और ईयर था दोस्तों 2012। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आप सभी को पता होगा 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और लास्ट दोस्तों जो 11वां हुआ था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 2018 में। और वर्तमान समय तक दोस्तों 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नवा कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2012 में। और पहला 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में। और अभी तक 11 दोस्तों हो चुके हैं। जिस भूखंड के तीनों ओर समुद्र हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है अंतरीप। अंतरीप इसका सही उत्तर है। अंतरीप का मतलब है जिसके वह भूखंड या ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। अगला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष या इसी को दोस्तों कहा जाता है उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष इसे ही कहा जाता है दोस्तों मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष इसे दोस्तों कहा जाता है अन्य पुरुष। और प्रथम पुरुष में क्या आता है? प्रथम पुरुष में दोस्तों आता है मैं और हम, मैं और हम। द्वितीय पुरुष में दोस्तों आता है तू और आप, और तृतीय पुरुष में दोस्तों आता है यह, वह और ये और वे। तो मैं, हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, तू और आप द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और यह, वह, ये, वे दोस्तों आते हैं तृतीय पुरुष में या अन्य पुरुष में। 8वां देखिए, टिप्पणी कितने प्रकार की होती है? टिप्पणी दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। और कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है हमारी आरंभिक या मुख्य टिप्पणी, इसको आरंभिक भी कहा जाता है, मुख्य या आरंभिक टिप्पणी। और दूसरी दोस्तों हमारी होती है आनुषांगिक टिप्पणी, आनुषांगिक टिप्पणी। तो टिप्पणियां 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य और आरंभिक दोस्तों कहा जाता है जो कार्यालय के दोस्तों जो कनिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जो कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा लिखी जाती हैं उसको मुख्य आरंभिक कहा जाता है। और जो कार्यालय के दोस्तों बड़े अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहा जाता है आनुषांगिक टिप्पणी। तो टिप्पणियां 2 प्रकार की होती हैं। अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन, भूरी भूरी खाक धूल। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको बताना है कि ये किसका कविता संग्रह है।
तो भूरी भूरी खाक धूल दोस्तों कविता संग्रह है किसका? ऑप्शन सी मुक्तिबोध जी का या गजानन माधव मुक्तिबोध का। और इसके साथ में दोस्तों एक कविता संग्रह आपको और ध्यान रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और गजानन मुक्तिबोध की बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, और ये जन्मे थे दोस्तों श्योपुर, जगह पड़ती है श्योपुर एमपी में। एमपी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 11 सितंबर 1964 को। 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में। और बाकी दोस्तों इनका आपको दो कविता संग्रह या काव्य संग्रह याद रखने हैं, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों इनके कुछ कथा संग्रह भी हैं या कथा टाइप की चीज़ें भी हैं, जैसे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उड़ता आदमी, ये दोस्तों आपको चीज़ें ध्यान रखनी हैं। बाकी इनके बारे में दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द क्या हैं? रेखांकित दोस्तों यानी अंडरलाइन किया गया है जो और सो को। तो जो और सो दोस्तों हमारा क्या है? गुणवाचक तो हमारा है नहीं, संकेतवाचक है नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों ये हमारे आते हैं, और क्रिया विशेषण दोस्तों ये हमारे हैं नहीं। तो ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा का विलोम शब्द होता है दोस्तों अपेक्षा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और उपकार का दोस्तों विलोम शब्द होता है अपकार, और आचार का दोस्तों होता है दुराचार। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी अपेक्षा। 12 देखिए, तो वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी होती हैं या किस प्रकार की या कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? यदि तो वर्ग की बात की जाए दोस्तों, तो वर्ग के अंदर कौन सा आता है? तो, थो, दो, धो और नो, ये 5 व्यंजन वर्ण दोस्तों आते हैं किसके अंदर? तो वर्ग के अंदर। और तो वर्ग की ध्वनियाँ दोस्तों कौन सी होती हैं? दंत ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्न में शब्दालंकार का प्रकार नहीं है। शब्दालंकार का प्रकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से शब्दालंकार का कोई भी प्रकार नहीं है। ये सारे के सारे दोस्तों कौन से हैं? ये शब्दालंकार का प्रकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं? ये सारे के सारे शब्दालंकार का प्रकार हैं, अनुप्रास भी, यमक भी और श्लेष भी। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे शब्दालंकार का ही प्रकार हैं। अगला देखिए, किस चिन्ह का प्रयोग नाम, उपाधि, पद इत्यादि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है? तो किसी नाम को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आप APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं तो APJ अब्दुल कलाम, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिखते हैं APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन इनका फुल फॉर्म है। लेकिन जब आपको नाम को शॉर्ट लिखना पड़ता है तो आप इस प्रकार से दोस्तों एक गोले जैसा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को दोस्तों कहा जाता है लाघव चिन्ह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और इसी लाघव चिन्ह को दोस्तों कहा जाता है संक्षिप्तता सूचक चिन्ह। संक्षिप्तता सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। किस प्रकार से लिखेंगे? संक्षिप्तता सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। ये चिन्ह है दोस्तों जो किसी शब्द के या किसी पद को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप IIT लिखते हैं तो IIT किस प्रकार से लिखा जाएगा? I, फिर लाघव चिन्ह, फिर लिखा जाएगा I, फिर लाघव चिन्ह और फिर लिखा जाएगा दोस्तों T और फिर लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को शॉर्ट करने में। अगला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों आपको बतानी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए दोस्तों, जैसे लिपि की बात करते हैं, लिपि के अंदर दोस्तों लिपि एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, और लिपि के अंदर दोस्तों सभी लिपियाँ आती हैं, तो एक जातिवाचक संज्ञा है ये। बच्चा दोस्तों एक जाति है, क्योंकि बच्चा शब्द के अंदर सारे बच्चे आ जाते हैं, बच्चों की पूरी जाति आ जाती है, ये भी जातिवाचक है। जाति की बात करें, जाति शब्द खुद दोस्तों अपने आप में जातिवाचक है, क्योंकि जाति के अंदर दोस्तों सारी जातियां आ जाती हैं, तो ये भी जातिवाचक शब्द है। देवनागरी की बात करें दोस्तों, देवनागरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की लिपि है। तो जब कोई चीज़ विशेष आपको बतानी होती है तब दोस्तों वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और देवनागरी एक विशेष लिपि है, तो ये दोस्तों मानी जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लिपि जाति है, बच्चा जाति है, और जाति शब्द भी दोस्तों अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर बन
तो दोस्तों 16वें का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभाषा। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर है, उपभाषा। जब कोई बोली दोस्तों बड़ी होने लगती है, बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब उसे बोली न बोल के दोस्तों से कहा जाता है उपभाषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अ के बारे में दोस्तों सुमेलित विकल्प आपको बताना था। अ क्या है? और मूल स्वर है, मध्य स्वर है, सघोष ध्वनि है, कंठ्य है, अर्धविवृत है और मौखिक है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, समाचार का तत्व नहीं है। समाचार का तत्व प्रभाव, निकटता, नवीनता या प्रभावहीनता। तो समाचार का दोस्तों तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, प्रभावहीनता समाचार का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास दोस्तों कौन सा है? मंगलसूत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मंगलसूत्र दोस्तों वो उपन्यास था जो प्रेमचंद्र का दोस्तों अधूरा रह गया था। और प्रेमचंद्र के बारे में, प्रेमचंद्र का जन्म दोस्तों हुआ था 1880 में, यदि जन्म की बात करें। और प्रेमचंद्र की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। और प्रेमचंद्र को दोस्तों कथा सम्राट भी कहा जाता है और कलम का सिपाही भी कहा जाता है, कई सारे इनके उपनाम हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। 20वां देखिए, ऑप एड का संबंध है। ऑप एड का संबंध दोस्तों किससे है? समाचार पत्र से है। ऑप एड की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है अपोजिट द एडिटोरियल पेज। अपोजिट द एडिटोरियल पेज, आपने समाचार पत्र दोस्तों पढ़ा होगा, उसके बीच में एक पेज आता है संपादकीय पेज, और उस संपादकीय पेज के बिल्कुल दोस्तों ठीक उल्टे साइड में जो पेज होता है उसे कहा जाता है ऑप एड या अपोजिट द एडिटोरियल पेज। तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? ऑप्शन ए, समाचार पत्र से है। तो 19वें का ए सही है और 20वें का दोस्तों भी ए सही है। तो ये दोस्तों हमारा पेपर हो चुका है पूरा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको सही लगी हो तो आप लोग दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।